आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम कवर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, कई सारे टॉपिक्स के, और बेसिकली हमने स्टार्ट कर दिया था पिछले लेक्चर में सिविक्स पार्ट को। ऑलराइट, और अब तक हमने 15 क्वेश्चंस कवर किए हैं सिविक्स के। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम 15 और क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ओके ओके इससे पहले एक चीज हमारी रहेगी कि 40, 30, 20 और 15 सेकेंड्स का जो टाइम था हमारा, वो हमारा सेम रहने वाला है। ओके, तो अब आइए अब शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो जुडिशियल रिव्यू जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बेस्ड है रूल ऑफ लॉ पे, ड्यू प्रोसेस लॉ पे, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ पे, या फिर प्रेसिडेंट्स एंड कन्वेंशंस पे। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपके पास 40 सेकेंड्स आंसर करने के लिए, और आपका टाइम शुरू होता है अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। द टाइम्स अप। सो जो करेक्ट आंसर है इसका वो है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे कुछ टर्म्स होते हैं: रूल ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, और प्रेसिडेंट्स एंड कन्वेंशंस। ओके, तो मीनिंग क्या होती है इन टर्म्स की, ये फर्स्ट टॉपिक है। तो अगर हम बात करें पहली चीज की, फर्स्ट थिंग जो कि हमारी रूल ऑफ लॉ, सो बेसिकली ये बोलता है उन कंडीशंस के बारे में और या फिर फंक्शनिंग में कंट्री के, जो कि होनी चाहिए आपकी लॉ के तौर पे। ऑलराइट, यानी सिंपल सा मतलब हो गया कि जो कंट्री की फंक्शनिंग होगी वो लॉ बेस्ड पे होने चाहिए। ओके, या फिर आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे होनी चाहिए। तो ये होता है रूल ऑफ लॉ। ओके, सेकंड है हमारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो बेसिकली क्या होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में, ये दो चीजें कहता है। पहला कि जो पर्सनल लिबर्टी होगी पर्सन की या पीपल की, वो सेफ रहनी चाहिए। सेकंड, जो लॉ होगा वो फेयर होना चाहिए। ऑलराइट, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में हमें दो पर्सपेक्टिव से चीज को देखना पड़ता है। पहला कि लोगों की जो लिबर्टी है वो सेफ है। ओके, सेकंड कि जो लॉ है वो जो बनाया गया है वो फेयर होना चाहिए उनके लिए। ऑलराइट, तो ये दो प्रोस्पेक्टिव जो हैं ये हम लोग यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में कवर कर चुके हैं। ओके, इसके पश्चात थर्ड पॉइंट है हमारा प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। तो मान लीजिए अगर गवर्नमेंट पास करती है कोई भी एक्ट या लॉ, अगर गवर्नमेंट कोई भी एक्ट और लॉ पास करती है, तो जो कोर्ट है उसके पास ये राइट होता है उस लॉ को चेकआउट करने के लिए कि कहाँ पे जो लॉ है ये एज पर द प्रोसीजर पास हुआ है जो कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश करता है या नहीं। जैसे मान लीजिएगा कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि आपको इसको डिस्कस करना है ए से, देन पास करना है बी से, देन सी से, और देन ए बी सी तीनों से कंबाइन। ऑलराइट, और लॉ जो है वो मेजोरिटी के बेसिस पे डिसाइड होगा। तो ये एग्जांपल है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन क्या होता है कि जो ए है जिसे लॉ पास करवाना था बी से, अगर वो बी की जगह डायरेक्टली डिक्लेयर कर दे कि लॉ पास हो गया है, लॉ बन गया है। ऑलराइट, तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि क्या ये वो प्रोसीजर जिसे लॉ ने स्टैब्लिश किया था, क्या नहीं? आंसर है नहीं, क्योंकि जो आपका प्रोसीजर लॉ ने स्टैब्लिश किया उसने कहा था कि ए से बी के पास जाएगा, बी से सी के पास जाएगा, और देन ये सब मिलके डिस्कस करेंगे, वोट करेंगे। ओके, लेकिन इस कंडीशन के सिवा यहाँ पे क्या हुआ
कि लॉ जो है वो डायरेक्टली डिक्लेयर कर दिया गया। तो प्रोसेस स्टैब्लिश बाय लॉ जो है बेसिकली देखता है कि जो लॉ एक्ट गवर्नमेंट ने पास किए हैं वो अकॉर्डेंस में होने चाहिए उन प्रोसीजर के साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है। इसके पश्चात प्रेसिडेंट्स एंड कन्वेंशंस की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कुछ समय गवर्नमेंट जो है वो साइन करती है कुछ एग्रीमेंट डिफरेंट कंट्री के साथ में। तो अगर गवर्नमेंट जो है वो कुछ लॉ या एक्ट फॉलो करती है, ऑलराइट, जो कि चैलेंज किया जाता है किसी के द्वारा कोर्ट में, तो जो कोर्ट है उसके पास ये राइट है उन प्रेसिडेंट को देखने में और कन्वेंशन देखने में जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो इन्वॉल्व थी, और फिर जो गवर्नमेंट है वो इस लॉ को बनाती है या फिर जस्टिफाई करती है। ओके, तो ये थे आपके 4 फैक्ट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। याद रखिएगा इन फैक्ट्स को आगे भी। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि जो ड्राफ्टिंग होती है कॉन्स्टिट्यूशन की वो कंप्लीट कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 दिसंबर 1949 को, या फिर 13 नवंबर 1949 को। ऑलराइट, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपके पास 30 सेकंड है। जैसे बारे में सोचिएगा और फिर आंसर दीजिएगा। आपका टाइम शुरू होता है अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 टाइम्स अप। सो करेक्ट आंसर है सी, 26 जनवरी 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो ड्राफ्ट हुआ था। ऑलराइट, इसके पश्चात 24 जन को क्या हुआ था, इसको साइन किया गया था सभी मेंबर्स के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, और 26 जनवरी 1950 को इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 नवंबर 1949 को ही रेडी हो गया था, तो हमने 26 जन 1950 को क्यों चूज किया? क्योंकि ये जो सिलसिला था ये 1930 से स्टार्ट हुआ, या फिर आप कह सकते हैं 26 जनवरी 1930 को स्टार्ट हुआ जब हमने उसको डिक्लेयर कर दिया था एज अ स्वराज डे। ऑलराइट, तो इसीलिए हमने 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया। और मैं आपसे पूछूं कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टर के बारे में, तो आंसर क्या होना चाहिए? तो बहुत से आप में से लोग कहेंगे कि बी आर अम्बेडकर साहब वो ड्राफ्टर थे, लेकिन जो मेन एडवाइजर ड्राफ्टर थे इसके बी एन, तो वो थे आपके बी एन राव। ओके, तो इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है कि प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे? इसके लिए आपके पास 40 सेकेंड से सोच कर आंसर करने के लिए आपका टाइम शुरू होता है अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। तो टाइम्स अप। सो करेक्ट आंसर है इसका सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो कि इलेक्टेड हुए थे आपके प्रेसिडेंट के तौर पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ओके, और जो सचिनंद सिन्हा थे आपके वो थे आपके प्रोविजनल चेयरपर्सन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ऑलराइट, तो अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, तो बेसिकली इसको किस मिशन में प्रपोज किया गया था फर्स्ट टाइम? ओके, 1942 में, और फिर इसको
वेबल्स प्लान में 1945 में पेश किया गया। ऑलराइट, लेकिन अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रियल में कब पास हुई, तो वो हुई थी आपकी कैबिनेट मिशन 1946 में, सॉरी 5 में। ओके, तो कैबिनेट मिशन ये था रियल ऑरिजिनेटर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। ओके, और अगर हम बात करें मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट मिशन के बारे में, तो एवीएल एलेक्जेंडर जो थे, पैट्रिक लॉरेंस और स्टफिट क्रिप्स, ये 3 बंदे थे आपके मेंबर्स कैबिनेट मिशन के। ऑलराइट, और ये सभी मेंबर्स भी थे ब्रिटिश कैबिनेट के। ऑलराइट, अब चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन सा इनोवेटिव डिस्कशन प्रोसेस था जो इंट्रोड्यूस हुआ इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा वर्ल्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम में। क्वेश्चन आवर, सॉरी, सॉल्यूशन, जीरो आवर या प्रेसिडेंशियल स्पीच। ओके, 40 सेकेंड्स आपके पास सोच कर आंसर करने के लिए, और टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। द टाइम्स ऑफ, तो करेक्ट आंसर है जीरो आवर। ऑलराइट, तो जीरो आवर जो था ये इनोवेशन थी इंडिया की, जो कि इंट्रोड्यूस हुई वर्ल्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम में। ऑलराइट, तो अगर हम बात करें जीरो आवर के बारे में, तो बेसिकली ये जस्ट आती है आपकी क्वेश्चनिंग आवर के बाद। क्वेश्चनिंग आवर में जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, उनके पास राइट होता है क्वेश्चंस पूछने का मिनिस्टर से। ओके, इसके पश्चात जीरो आवर की अगर हम बात करें, तो जीरो आवर में क्या होता है, जो टॉपिक्स हैं वेरियस पब्लिक इंटरेस्ट के, वो डिस्कस किए जाते हैं। तो टॉपिक्स ऑफ वेरियस पब्लिक इंटरेस्ट जो है डिस्कस किए जाते हैं आपके जीरो आवर में। ऑलराइट, और ये सिस्टम था, ये इंडियन इंट्रोड्यूस किया था। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं वो किस एज पे आकर रिटायर हो जाते हैं? 60 साल की उम्र में, 62 साल की उम्र में, 65 में, या फिर 58 ईयर्स में? ऑलराइट, इसके लिए 30 सेकेंड्स आपके पास सोच कर आंसर करने के लिए, टाइम स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। द टाइम्स अप। सो द करेक्ट आंसर है बी, 65 ईयर्स। ये वो एज होती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो रिटायर होते हैं। ऑलराइट, और यदि हम बात करें मिनिमम एज के बारे में, तो ये देखो, ये तो मैक्सिमम एज होती है। ऑलराइट, और यदि हम बात करें मिनिमम एज के बारे में, तो यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया है ही नहीं मिनिमम एज का, और ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी प्रोविजन नहीं है मिनिमम एज का। ऑलराइट, अब वो कौन सी कंडीशंस होती हैं पर्सन की जिसके थ्रू वो सुप्रीम कोर्ट का जज इलेक्ट हो सकता है? फर्स्ट, वो होना चाहिए आपका इंडियन सिटीजन। ऑलराइट, सेकंड कंडीशन है कि या तो जज होना चाहिए हाई कोर्ट का, जज होना चाहिए आपका हाई कोर्ट का लगभग
लगभग आपका 5 सालों के लिए, और एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट का लगभग 10 सालों के लिए। ऑलराइट, इसके बाद वो आपका 65 साल से ज्यादा की उम्र के नहीं होने चाहिए, क्योंकि 65 ईयर्स जो है वो लास्ट एज है, इसके बाद रिटायर हो जाएंगे। लेकिन 65 ईयर्स के होते ही उनको रिटायरमेंट दे दी जाएगी। तो ये कंडीशंस होती हैं ताकि वो सुप्रीम कोर्ट के जज इलेक्ट हो सके। पहला, इंडियन सिटीजन होने चाहिए। दूसरा, लगभग 5 साल के लिए हाई कोर्ट के जज रहे हो, या तो जज नहीं है तो कम से कम एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट में 10 साल के लिए। ऑलराइट, और 65 साल से ज्यादा की उम्र नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, तो इन डिटेल्स को ये लिख के याद रखिएगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें हायरार्की कोर्ट सिस्टम्स की इंडिया में, तो फर्स्ट आप कह सकते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, और आप इनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी बुला सकते हैं। ऑलराइट, और अगर डिसीजन जो है फेवर में नहीं है तो आप लगभग हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ऑलराइट, और अगर आपको आंसर नहीं मिलता है हाई कोर्ट में भी, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो होता है टॉप मोस्ट जुडिशियल बॉडी इंडिया में। ऑलराइट, जनरली यहाँ पे 30 जजेस होते हैं। ऑलराइट, और जो टॉप मोस्ट या फिर सीनियर मोस्ट जज होता है, बेसिकली टॉप मोस्ट नहीं बल्कि सीनियर मोस्ट जो जज होगा इन 30 जजेस में, वो होगा आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट सीजेआई। 6 क्वेश्चन है हमारे पास है कि आर्किटेक्ट कौन थे नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स के सेंट्रल सेक्रेटरीट दिल्ली में। ओके, एडवर्ड लॉटियंस, हार्वर्ड बेकर, रॉबर्ट टॉर लूसल, या एंटोनिन रेमंड। इसके लिए 30 सेकेंड्स आपके पास सोच का आंसर करने के लिए, और टाइम शुरू होता है 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। सो योर टाइम इज अप। करेक्ट आंसर है इसका बी, आर्बर्ट बेकर। ये थे आपके आर्किटेक्ट नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स के सेकंड सेक्रेटरीट दिल्ली में। ऑलराइट, अब चलिए आगे चलते हैं। 7th क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बारे में बात करें, उसको अगर एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है लोकसभा में, तो 2 मेंबर जो हैं उनको कम्युनिटी का नॉमिनेट किया जा सकता है, लेकिन किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर, या प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द पार्लियामेंट। 20 सेकेंड्स आपके पास सोच का आंसर करने के लिए, और टाइम शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टाइम्स अप। तो करेक्ट आंसर इसका करेक्ट कर लीजिएगा, इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा यहाँ पे। जो आंसर है यहाँ पे गलत है, तो आंसर होगा आपका बी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उनके पास ये राइट है कि वो 2 लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं एज अ मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के तौर पे, सॉरी एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। ऑलराइट, लेकिन ये जो सिस्टम है ये फिनिश हो चुका है, और ये क्वेश्चन 2011 का था, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। ऑलराइट, तब ये फंक्शनल था, लेकिन आज के समय बात करें तो ये अब एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 8th क्वेश्चन हमारे पास है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए सिटीजन को लगभग कितनी उम्र होनी चाहिए। ये ट्रिकी क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा, क्योंकि लगभग सारे फिगर एक जैसे लगते हैं आपको।
30 सेकेंड्स आपके पास सोच के आंसर करने के लिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। सो योर टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है बी। ऑलराइट, क्योंकि अगर आपको याद हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शंस में जो आपके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, वो पार्ट्स ले सकते हैं और आपके इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं लोकसभा के, बेसिकली आप यहाँ लिख लीजिए। ऑलराइट, और यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज के वो पार्ट ले सकते हैं। ऑलराइट, और इस ऑडिशन का पार्ट होने की वजह से लगभग आपको 30 इयर्स एज कंप्लीट करनी चाहिए। और अगर आप 30 इयर्स कंप्लीट नहीं करते तो आप इन ऑर्गेनाइजेशन के या इस बॉडीज के पार्ट भी नहीं बन सकते, और फिर आप इलेक्शन प्रेसिडेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये मैंने कहा था ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज समझ में आई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। 9th क्वेश्चन है हमारे पास। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है वो अपनी मेंबरशिप को खो देगा अगर वो कंटिन्यूसली absent रहता है सेशन के लिए लगभग कितने दिनों के लिए? 45 डेज, 90 डेज, 60 डेज या 365 डेज? 30 सेकेंड्स आपके पास सोच कर आंसर करने के लिए। आपका टाइम शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। द टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका बी। ऑलराइट, तो अगर पर्सन जो है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो सेशन से एब्सेंट रहता है लगभग 60 डेज के लिए कॉन्टिन्यूस मैनर में विदाउट बिना किसी प्रायर इन्फॉर्मेशन के और विदाउट एनी परमिशन, तो वो अपनी मेंबरशिप खो देगा। ओके, या तो उसको प्रायर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी स्पीकर को या चेयरपर्सन को, या तो उनको परमिशन लेनी पड़ेगी इसके बारे में। अगर वो ऐसा नहीं करते, इनमें से कुछ भी नहीं करते और absent हो जाते हैं 60 डेज के लिए कॉन्टिन्यूस मैनर में, तो इनकी जो मेंबरशिप है वो रिवोक कर दी जाएगी। ऑलराइट, आइए आगे चलते हैं। 10th क्वेश्चन हमारे पास कि इंडिया में जो रेसिडरी पावर्स होती हैं वेस्टेड होती हैं किसके साथ में? यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बोथ यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, या फिर लोकल गवर्नमेंट? तो इसके लिए आपके पास 30 सेकेंड्स है। ऑलराइट, आपका टाइम शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम्स अप। इसका करेक्ट आंसर है ए। तो यूनियन गवर्नमेंट जो होती है उसके पास होती है रेसिडरी पावर्स। ऑलराइट, तो आगे चलते हैं। 11th क्वेश्चन हमारे पास है कि जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है वो किस साल में बना था? 1990, 1980, 1992 या 1989? इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए
30 सेकेंड्स आपके पास सोच कर आंसर करने के लिए, और टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम्स अप। सो करेक्ट आंसर है इसका बी। 1992 में नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमैनिटीज जो था वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, ये सेटअप हुआ था। ओके, तो अगर हम इस कमीशन की वर्किंग के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट ये काम करता है आपका एंश्योर करने के लिए सेफ गार्ड्स को कॉन्स्टिट्यूशन के टू दी माइनॉरिटीज। ये फर्स्ट पॉइंट है आपका। सेकंड है आपका पॉइंट, ये एड्रेस करते हैं कंप्लेंट्स को माइनॉरिटीज के। थर्ड पॉइंट है कि ये एडवाइस देता है टू द गवर्नमेंट उन मैटर्स पे माइनॉरिटीज के। तो ये थे 3 काम जो करता है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। ऑलराइट, फर्स्ट ये एंश्योर करता है सेफ गार्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि माइनॉरिटीज को मिले हुए हैं। सेकंड, ये एड्रेस करता है कंप्लेंट्स ऑफ द माइनॉरिटीज मिसबिहेवियर के बारे में या फिर डेप्रिवेशन ऑफ राइट्स के बारे में। थर्ड है ये एडवाइस करता है गवर्नमेंट को ऑन मैटर्स ऑफ माइनॉरिटीज। ऑलराइट, गवर्नमेंट जो है वो फॉर्मुलेट करती है कुछ पॉलिसीज को या इन्वेस्टिगेट करती है किसी केस को, तो जो गवर्नमेंट है वो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज से एडवाइस ले सकती है उन मैटर्स पे। ओके, जो कि स्टैब्लिश हुए थे आपके 1982 में। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि इनमें से कौन सा फॉलोइंग सिस्टम है गवर्नमेंट का जो बायकैमरलिज्म है और उसका एसेंशियल फीचर है? फेडरल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, यूनिटी सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इसके लिए 20 सेकेंड्स आपके पास सोच के आंसर करने के लिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20। टाइम्स अप। तो करेक्ट आंसर है ए। फेडरल सिस्टम में बायकैमरलिज्म जो है वो इसेंशियल फीचर होता है। यानी मान लीजिए यहाँ लगभग 2 हाउसेस होंगे, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। ऑलराइट, ओके। पार्लियामेंट सिस्टम में ये चॉइस का मैटर होता है, चाहे तो कैमरिज्म फॉलो कर सकते हैं नहीं भी। अब आइए आगे चलते हैं। दिन क्वेश्चन हमारे पास है, सोशलिज्म जो है वो सक्सीड होता है अचीव करने में क्या चीज? हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का सोसाइटी में, हायर इंडिविजुअल वेलफेयर सोसाइटी में, या मैक्सिमम सोशल वेलफेयर सोसाइटी में? फिर से 20 सेकेंड्स आपके पास। ऑलराइट, आंसर करने के लिए, और टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है बी। तो बेसिकली सोशलिज्म जो है वो बिलोंग करता है आपका इक्वालिटी से। इसका मतलब हुआ कि कोई भी जो है वो अमीर नहीं होगा, कोई भी ज्यादा गरीब नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे इक्वालिटी रहेगा या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा रिसोर्सेज का लोगों के बीच में। जबकि हायर स्टैंडर्ड लिविंग जो है ये बेसिकली बिलोंग करता है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से, जहाँ पे आपका जो काम है वो डिसाइड करेगा कि आपके साथ क्या होगा।
लेकिन सोशलिज्म जो है ये वेलफेयर अप्रोच होती है, यानी हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। ऑलराइट, अब आइए आगे चलते हैं। 14th क्वेश्चन हमारे पास, जो सीट है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की वो लोकेटेड है कहाँ पे? ग्वालियर में, भोपाल में, इंदौर में या फिर जबलपुर में? 20 सेकेंड है सोच के आंसर करने के लिए और टाइम शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर है इसका डी, जबलपुर। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इस लेक्चर के लिए कि किसने कहा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो है वो लगभग ऐसा है कि कोई चेक है, पेबल है कन्वीनियंस ऑफ द बैंक पे, यानी जब बैंक चाहेगा तभी वो चेक पे होगा। पंडित नेहरू थे, बी आर अम्बेडकर थे, के टी शाह थे या एन जी रंगा थे? 15 सेकंड से सोच कर आंसर करने के लिए टाइम शुरू होता है अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है बी। तो यदि हम बात करें डीपीएसपी के बारे में, ऑलराइट, तो बेसिकली ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, या आयरलैंड भी आप कह सकते हैं। और बेसिकली आपके 3 डिवीजन में है, लिबरल प्रिंसिपल्स में, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में और गांधी प्रिंसिपल्स में। ऑलराइट, और इनका जो मेन कंट्रोवर्सी की थी डीपीएसपी की कि बेसिकली ये एनफोर्सेबल नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ कि बेसिकली कवर करते हैं, दे कवर वेरियस वेलफेयर प्रोग्राम्स को लोगों के लिए, मोरल पॉलिसीज को कवर करते हैं जो गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन ये आपके क्यों कहा जाता है कि ये चेक है जो कि पेबल है जब बैंक चाहेगा तभी? क्योंकि ये नॉट एनफोर्सेबल है, यानी मतलब हुआ कि जब गवर्नमेंट चाहेगी कि इन पे लॉ बने तब ही लॉ बनेगा। ओके, लेकिन आप गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं कर सकते कि उस पे लॉ बनाया जाए डीपीएसपी पे, क्योंकि डीपीएसपी जो है वो नॉन एनफोर्सेबल। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है सिविक्स पार्ट को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स को। तब तक सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को रिवाइज कर लीजिएगा जो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। ऑलराइट, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। ऑलराइट, सो इस नोट के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।